हेलो एवरीवन, फिर से आप सभी का हमारे इस प्यारे से चैनल लर्न विद गंगाराम में स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आप सभी को फिर से क्लास 12 का जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर है इसमें ओम का नियम बताने वाला हूं कि ओम का नियम क्या होता है और ड्रिफ्ट वेलोसिटी या अपवाह वेग के आधार पर मैं आपको ओम के नियम का निगमन भी कराऊँगा, जो आपके पेपर में लगभग हर वर्ष आता है। और यह क्वेश्चन जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यह आपसे हर वर्ष 5 नंबर में पूछा जाता है। तो जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये आपके पेपर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपके पेपर में आएगा ही, मान के रखिए। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए तथा यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक एंड चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ओम का नियम क्या होता है, क्योंकि ओम का नियम जो है ये भी आपके पेपर में 2 नंबर में पूछा जा सकता है। तो चलिए जान लेते हैं कि ओम का नियम क्या है। मैं आपसे बात करूँ तो सन 1826 ईस्वी में जो वैज्ञानिक हैं, जर्मन के वैज्ञानिक जारी साइमन ओम, इन्होंने किसी चालक के सिरों के बीच लगाए गए विद्युत विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के बीच में एक रिलेशन बताया। उसी को ओम का नियम कहा जाता है। इसको आप ऊपर लिख सकते हैं और इसके बाद ब्लैक पेन से आप लिख सकते हैं। इस नियम के अनुसार किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे लंबाई, ताप, दाब अपरिवर्तित रहें, मतलब बदले ना, तो उसके सिरों पर लगाया गया जो विभवांतर है उसमें बहने वाली धारा का अनुपात जो है नियत रहेगा। मतलब जो विभवांतर और धारा का अनुपात है नियत रहता है। तो यही सिंपली ओम का नियम है जो मैंने आपको बता दिया कि कोई मान लीजिए चालक है तो उसके सिरों के बीच कोई विभवांतर लगेगा, तो विभवांतर लगने के कारण उसमें जो चालक है उसके सिरों के बीच धारा भी बहने लगेगी। तो जो विभवांतर और जो धारा का अनुपात है ये नियत होता है। तो यहाँ पर जो नियतांक है इसको हम यहाँ पर आर लिखते हैं। आर जो है विद्युत प्रतिरोध है, नियतांक के स्थान पर आर लिखा जाता है। तो यहाँ से V अपान आई इक्वल टू आर हो जाएगा। और यदि हम चाहें तो जो यहाँ पर आई दिया गया है इसको इधर कर सकते हैं, तो V बराबर आई आर हो जाएगा। तो यहाँ से एक रिलेशन और आ गया, जिससे आप एक और परिभाषा बना सकते हैं ओम के नियम की। तो यहाँ पर जो V है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई हो गया। जो विद्युत विभवांतर है ये जो धारा है करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे लंबाई, ताप, दाब बदले ना, तो जो उसके सिरों के बीच लगाया गया विद्युत विभवांतर है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, उसमें बहने वाली धारा की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जो विद्युत विभवांतर है चालक में बहने वाली धारा की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। तो ये एक डेफिनेशन और लिख सकते हैं आप ओम के नियम की। तो आप ओम के नियम की सिंपली यहाँ से 2 डेफिनेशन लिख सकते हैं जो मैंने आपको बता दी। तो आई होप आप सभी को इतना समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसके बाद हम सभी जान लेते हैं कि जो विद्युत विभवांतर और जो धारा का ग्राफ होता है वो किस प्रकार होता है। तो यहाँ पर मैं जो एक्स एक्सिस है इस पर विद्युत विभवांतर लिख लेता हूँ और जो वाई एक्सिस है इस पर धारा को डिनोट कर देता हूँ। तो जो विद्युत विभवांतर और धारा का जो अनुपात होता है, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं विद्युत विभवांतर और धारा, तो जितने अनुपात में धारा बढ़ेगी उतने ही अनुपात में जो विभवांतर का मान है वह भी बढ़ेगा। तो इसका जो ग्राफ होता है विद्युत विभवांतर और धारा का, ये एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होता है। और जो ओम का नियम है केवल यह धातु चालकों के लिए ही वैध है, मेटालिक कंडक्टर के लिए ही ओम का नियम वैध है। मेटालिक कंडक्टर के लिए ही ओम का नियम जो है वैध है। यदि मेटालिक कंडक्टर नहीं होगा तो वहाँ पर ओम का नियम नहीं लगेगा। तो आई होप आप सभी को ओम का नियम समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसके बाद हम सभी जान लेते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी या अपवाह वेग के आधार पर, अपवाह वेग या अनुगमन वेग ड्रिफ्ट वेलोसिटी के आधार पर ओम के नियम का निगमन किस प्रकार किया जाता है, चलिए उसको हम जान लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं हेडिंग लिख दूंगा कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी या प्रवाह वेग या अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का निगमन। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ इंग्लिश में। सबसे पहले मैं लिखता हूँ डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ, डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ on the basis of drift velocity।
तो यदि आप सभी इस हेडिंग को हिंदी में लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं अपवाह वेग या अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का निगमन। तो चलिए जान लेते हैं कि ओम के नियम का निगमन क्या होता है, किस प्रकार ड्रिफ्ट वेलोसिटी के आधार पर ओम के नियम का निगमन किया जाता है। तो सबसे पहले मैंने आपको जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ा रहा था तो वहाँ पर एक कंडक्टर लिया था और उसमें किस प्रकार ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है और इसके बाद करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन भी बताया था। तो चलिए वहीं से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक चालक तार लेंगे या एक कंडक्टर लेंगे। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि यहाँ पर मैंने एक कंडक्टर ले लिया है, ये पेन नहीं चल रही है, तो यहाँ पर मैंने एक कंडक्टर ले लिया है और जो कंडक्टर है इसकी जो टोटल लेंथ है, चालक तार हम मान लेते हैं इसे, जो चालक तार है इसकी टोटल लेंथ L है। और क्या कहते हैं कि जो चालक तार है इसको एक बैटरी के द्वारा जोड़ा गया है। चालक तार है इसकी टोटल लेंथ L और इसको एक बैटरी के द्वारा जोड़ा गया है। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल ये हो गया और बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल ये हो गया। तो जब चालक तार को किसी बैटरी से जोड़ दिया जाता है तो आपको पता ही होगा कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो जाती है। चालक तार में एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो जाती है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो इसकी डायरेक्शन मान लेते हैं हम, यह है यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी डायरेक्शन इधर की तरफ दी गई है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसे हम सिंपली वैद्युत विभवांतर भी कह सकते हैं कि जब हम बैटरी से जोड़ते हैं किसी चालक तार को उसमें विभव उत्पन्न हो जाता है या इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो जाता है, दोनों एक ही बात है लगभग। तो इसके बाद क्या होता है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हुई या वैद्युत विभवांतर उत्पन्न हुआ, इसे हम भी कह सकते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हुई या वैद्युत विभवांतर उत्पन्न हुआ तो जो चालक है, जो वायर है, इसमें वैद्युत धारा फ्लो होने लगती है। तो यदि तार में फ्री इलेक्ट्रॉनों का जो डेंसिटी है, मतलब जो तार दिया गया इसमें n फ्री इलेक्ट्रॉन है और जो तार का अनुगमन वेग है, मतलब इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग है Vd है। तो मैंने आपको क्या रिलेशन बताया था कि जब धारा और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन बताया था, तो जो I इक्वल टू होता है NE/A/Vd, मतलब यही रिलेशन आता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के बीच में। यहाँ पर जो n है ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और E जो है ये एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। यहाँ पर जो कैपिटल A दिया गया है, ये जो वायर है, जो चालक तार है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है, Vd है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, I इक्वल टू NE/A/Vd होता है। तो यहाँ पर जो चालक तार दिया गया है इसमें वैद्युत विभवांतर भी उत्पन्न हो गया है बैटरी जोड़ने पर और इसकी जो टोटल लेंथ है चालक तार की L है। तो हम जो वैद्युत क्षेत्र है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, किस प्रकार निकालते हैं जब लेंथ दी गई होती है और पोटेंशियल दिया गया होता है विभवांतर। तो जो वैद्युत क्षेत्र का मान होता है E इक्वल टू V/L हो जाता है। तो जो वैद्युत क्षेत्र हो गया E इक्वल टू V/L हो गया। तो इस वैद्युत क्षेत्र के द्वारा प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स आरोपित होगा, मतलब जो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया है, इसके द्वारा प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर जो इसमें उपस्थित है, चालक तार में उपस्थित है, इस पर जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, F बराबर स्मॉल e इंटू कैपिटल E लगेगा, क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं E है और कैपिटल E, मतलब वैद्युत क्षेत्र के द्वारा फोर्स लग रहा है तो यहाँ पर कैपिटल E तो मल्टीपल में होगा ना। तो यहाँ पर जो फोर्स, टोटल फोर्स लगेगा वैद्युत क्षेत्र के द्वारा, F बराबर स्मॉल e इंटू कैपिटल E। तो यहाँ पर जो कैपिटल E का मान यहाँ पर मैंने निकाला V/L, यहाँ पर रख देंगे तो यहाँ पर F बराबर E/V/L हो जाएगा। तो यहाँ पर जो टोटल फोर्स लगेगा वैद्युत क्षेत्र के द्वारा इन इलेक्ट्रॉनों पर, ये F बराबर E/V/L हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या कह सकते हैं, तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि यदि इलेक्ट्रॉनों का जो द्रव्यमान है, यहाँ पर इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनका भी मास तो कुछ ना कुछ होगा। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनका यदि मास, इनका यदि द्रव्यमान m है, तो हम क्या कह सकते हैं कि जो इस फोर्स के कारण, जो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लग रही है, इसके कारण जो एक्सेलरेशन उत्पन्न होगा उसका मान क्या होगा, जो त्वरण उत्पन्न होगा फोर्स लगने के कारण उसका मान क्या होगा। द्रव्यमान तो हमें m प्राप्त हो गया, तो जो त्वरण होगा ये बराबर F/m नहीं होगा। त्वरण का मान यही तो होता है, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो यहाँ पर A बराबर F का मान पहले ही यहाँ तो दिया गया है E/V/L और m का मान यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा जाएगा। तो यहाँ पर मैं नीचे m लिख लेता हूँ।
तो यहाँ पर जो ए बराबर हो जाएगा EV/m/L हो जाएगा। ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको मैं कोई इक्वेशन चाहे मान लेता हूँ, इसको मैं इक्वेशन सेकंड मान रहा हूँ। और जो यहाँ पर मैंने एक और रिलेशन निकाला था I/NEAVD, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूँ। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि तार के भीतर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, जब ये इसमें फ्लो करते रहेंगे, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स हैं, बैटरी लगने के कारण इसमें इधर उधर फ्लो करते रहेंगे ना, जिग मोशन करते रहेंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये धन आयनों, पॉजिटिव आयन जिन्हें हम कोटर भी कहते हैं, उनसे टकराएंगे नहीं, होल्स से टकराएंगे नहीं। जब होल्स से टकराते हैं इलेक्ट्रॉन तो क्या होता है कि इनकी जो डायरेक्शन होती है चेंज हो जाती है। इनकी डायरेक्शन, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। जो मान लीजिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स बना दे रहा हूँ मैं, यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से टकराएंगे तो इनकी डायरेक्शन चेंज होगी। और जब एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराता है, जब दो क्रमागत इलेक्ट्रॉन्स आपस में टकराते हैं तो इनके बीच जो समय होता है उसे हम रिलैक्सेशन टाइम, श्रांति काल कहते हैं। और इन क्रमागत इलेक्ट्रॉनों के बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस होती है इसे मीन फ्री पाथ, माध्य मुक्त पथ कहा जाता है। तो जो रिलैक्सेशन टाइम होगा वह भी हमें यहाँ पर काउंट करना होगा। तो चलिए उसको सबसे पहले यहाँ पर काउंट कर लेते हैं कि जो रिलैक्सेशन टाइम होता है उसको यहाँ पर किस प्रकार निकाला जाता है। तो यहाँ पर यदि हम सभी रिलैक्सेशन टाइम या जिसे श्रांति काल कहते हैं वो निकालना चाहें तो किस प्रकार निकलता है। तो यदि किसी इलेक्ट्रॉन की दो क्रमागत आयनों से या दो क्रमागत धन आयनों से टकराने के बीच की जो समय अंतराल है, यदि वह टाउ है। टाउ क्या है? किसी इलेक्ट्रॉन की दो क्रमागत धन आयनों से टकराने के बीच का समय अंतराल टाउ, मतलब ये श्रांतिकाल है। श्रांतिकाल तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, श्रांतिकाल आपको आना ही चाहिए। किसी इलेक्ट्रॉन के दो क्रमागत धन आयनों से टकराने के बीच का जो समय अंतराल है वह टाउ है। तो इस इलेक्ट्रॉन के वेग में क्या ऐसा प्रभाव हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन तो आपस में जिग मोशन ऐसे ऐसे जो कर रहे हैं, लेकिन जब इसके बीच का समय अंतराल टाउ हो और इसे मोशन करते रहें ए एक्सेलरेशन से, तो जो इलेक्ट्रॉन का जो टोटल वेग हो जाएगा एक्सेलरेशन इनटू टाउ, मतलब टाउ समय अंतराल में कितना एक्सेलरेट कर रहे हैं वही तो वेग हो जाएगा ना। तो जो टोटल वेग हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन इनटू टाउ। तो यदि हम किसी क्षण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड को निगलेक्ट कर दें तो जो इसका थर्मल वेलोसिटी हो जाएगा, मतलब यहाँ पर यदि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दी गई है, मान लीजिए बैटरी हटा देते हैं, तो यहाँ पर इसका जो थर्मल वेलोसिटी होगा ये U1 हो जाएगा। मतलब पहले इलेक्ट्रॉन की, एक इलेक्ट्रॉन की मैं यहाँ पर काउंट कर रहा हूँ, ये U1 हो जाएगी। अब जब हम बैटरी को पुनः जोड़ देते हैं, जब बैटरी को जोड़ देंगे तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र आ जाएगा। तो विद्युत क्षेत्र फिर से आ गया, तो जो वेग है और जो ये भी वेग है, तो इसका जो टोटल वेग हो जाएगा, टोटल वेग मतलब विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में टोटल वेग, टोटल वेलोसिटी इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो टोटल वेलोसिटी हो जाएगी U1 प्लस A टाउ1 हो जाएगी। टाउ1 किस लिए? क्योंकि यह पहले इलेक्ट्रॉन का दो क्रमागत धनानों से टकराने के बीच की समय अंतराल है, इसलिए यहाँ पर टाउ1 हो जाएगा। यहाँ पर जब ये पहले इलेक्ट्रॉन के लिए दिया गया है, जो टोटल वेलोसिटी है U1 प्लस A टाउ1 है, तो इसी प्रकार इसमें बहुत सारे अनगिनत इलेक्ट्रॉन होंगे। जो वायर दिया गया है इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन पहले ही होते हैं। तो जो एक इलेक्ट्रॉन के लिए U1 प्लस A टाउ1 है, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन के लिए किस प्रकार उसका मान आएगा। तो यदि हम दूसरे इलेक्ट्रॉन की निकालें U2 प्लस A टाउ2 हो जाएगा। तीसरे इलेक्ट्रॉन की U3 प्लस A टाउ3। इसी प्रकार बहुत सारे असंख्य इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं, तो उनमें ऐसे UN प्लस A टाउ ऐसे होते होते सब, मतलब सबसे जोड़ते इसका जो एवरेज वेलोसिटी है वो हम निकाल लेते हैं। मान लीजिए इसमें N इलेक्ट्रॉन है, मतलब हम इसे काउंट तो नहीं कर सकते, लेकिन यदि हम इसमें मान लेते हैं N इलेक्ट्रॉन है, तो इसका जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मान आ जाएगा कैसा होगा। तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो जाएगी ये इसका एवरेज टोटल वेलोसिटी, मतलब जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी टोटल का एवरेज हो जाएगी। तो जो सभी वेग हैं, सभी वेलोसिटीज हैं, इनको N से डिवाइड कर देंगे तो हमें जो एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर U1
प्लस ए टाउ 1 प्लस U2 प्लस ए टाउ 2 प्लस ऐसे डॉट कहते UN प्लस ए टाउ n कर देते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सिंपली इसका जो एवरेज निकाल रहे हैं, एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाल रहे हैं, क्योंकि हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी के आधार पर ही तो ओम का नियम निकाल रहे हैं ना। तो यहाँ पर जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो जाएगी U1 प्लस ए टाउ 1 प्लस U2 प्लस ए टाउ 2 प्लस डॉट UN प्लस ए टाउ n होल अपान n। तो यहाँ पर यदि हम जो थर्मल वेलोसिटीज हैं U1 U2 U3 इसको हम एक तरफ कर लेते हैं, और जो अलग वेलोसिटी हैं ये टाउ 1 प्लस ए टाउ 2 ये इन सब को अलग कर लेते हैं। तो हम किस प्रकार उसको अलग करेंगे जल्दी जान लेते हैं। तो यहाँ पर U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस डॉट UN यहाँ पर होल अपान n। जो ये थर्मल वेलोसिटीज हैं ये अलग हो गई, प्लस यहाँ पर हम सब में ए कॉमन है, यहाँ पर ए कॉमन कर लेते हैं। तो ए कॉमन हो गया टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 प्लस डॉट टाउ n हो गया होल अपान n। यहाँ पर जो मैंने आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ा रहा था, तो यहाँ पर जो एवरेज थर्मल वेलोसिटीज होती हैं ये 0 होता है इनका मान। एवरेज थर्मल वेलोसिटीज होती हैं जो किसी वायर में किसी कंडक्टर में इनका मान 0 होता है। तो और यहाँ पर प्लस ए टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 प्लस डॉट टाउ n होल अपान n हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका मान तो 0 हो गया, 0 प्लस ए, और इसका जो एवरेज निकालेंगे एवरेज रिलैक्सेशन टाइम ये तो है ना टाउ 1 प्लस टाउ 2, ये तो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है, तो इसका एवरेज रिलैक्सेशन टाइम हम टाउ मान लेते हैं। तो यहाँ पर जो मान प्राप्त हो गया हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मान VD इक्वल टू ए टाउ हो प्राप्त हो गया। तो यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बताया था, जब वहाँ पर मैं I बराबर ये VD भी बताया था एक सूत्र, और एक सूत्र आपके लिए ये भी बताया था कि A बराबर EV अपान ML, ये सूत्र भी आपको बताया था। तो यहाँ पर ए टाउ दिया गया है, यहाँ पर ए का मान रख लेते हैं। ए का मान क्या है EV अपान ML। तो चलिए यहाँ पर हम ए का मान रख लेते हैं। तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो जाएगी ए का मान क्या होगा EV अपान ML इंटू टाउ, EV अपान ML इंटू टाउ। जो क्या कहते हैं कि जो धातुएं होती हैं उनमें जो सरांतिकाल होता है उनमें जो रिलैक्सेशन टाइम होता है लगभग 10⁻⁴ सेकेंड होता है। 10⁻⁴ सेकेंड रिलैक्सेशन टाइम होता है, मतलब 10⁻⁴ सेकेंड में, इतने कम समय में कोई एक इलेक्ट्रॉन दो क्रमागत धन आयनों से टकरा जाता है। इतना कम समय है, इसे आप काउंट भी बहुत मुश्किल से कर सकते हैं यदि आप बिना कैलकुलेटर के बैठें तो। यहाँ पर VD बराबर EV अपान ML इंटू टाउ हो गया। तो यहाँ पर क्या कह सकते हैं, यहाँ पर जो VD है और ये विभवांतर है, और यहाँ पर जो टाउ है ये सरांतिकाल रिलैक्सेशन टाइम है, इन तीनों के बीच में संबंध हो गया। यदि आपके पेपर में पूछ लिया जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रिलैक्सेशन टाइम और वैद्युत विभवांतर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में रिलेशन पूछ लिया जाता है, तो आपको यहाँ तक ही सॉल्व करना है। तो चलिए इसके बाद हम यहाँ पर एक और फार्मूला रखेंगे। मैंने आपको बताया था I बराबर NEAVD भी बताया था। तो यहाँ पर जब VD का मान क्या निकाल सकते हैं I अपान NEA आ जाएगा। यहाँ पर VD का मान I अपान NEA आ जाएगा। तो यहाँ पर VD के स्थान पर I अपान NEA रख देते हैं। तो I अपान NEA बराबर EV अपान ML इंटू टाउ हो जाएगा। यहाँ पर NEA को इधर रिप्लेस कर देंगे, तो यहाँ पर I बराबर NEA EV अपान ML इंटू टाउ हो जाएगा। तो यहाँ पर EE जो है मल्टीप्लाई हो गया तो E स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं I बराबर NE स्क्वायर टाउ अपान M A अपान L इंटू V। मैंने इस प्रकार लिखा है क्योंकि मैं उसको एडजस्ट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर जो V है V अपान I हमें प्राप्त करना है, क्योंकि ओम के नियम में V अपान I होता है ना। तो यहाँ पर हमें V अपान I सिंपली प्राप्त करना है।
तो यहाँ पर भी पहले आ गया है, तो यहाँ पर भी ऊपर रहना चाहिए, आई नीचे रहना चाहिए, तो आई को इधर रिप्लेस कर दूँगा तो भी अपान आई हो जाएगा, और जो नीचे है इसको उधर रिप्लेस करेंगे तो ऊपर हो जाएगा। तो यम यल अपान एन ई स्क्वायर टाउ अपान ए। तो यहाँ पर इतना जो मान है यम यल अपान एन ई स्क्वायर टाउ ए, ये एक कांस्टेंट है, ये एक कांस्टेंट है, सिंपली एक कांस्टेंट ही है। जो ये कांस्टेंट है इसका जो मान होता है ये आर होता है, क्योंकि किसी निश्चित ताप पर दिए गए तापमान के लिए इस कांस्टेंट का मान आर होता है, इसलिए यहाँ पर जो आर है विद्युत प्रतिरोध हो जाएगा। तो यहाँ पर इसके स्थान पर यदि हम आर रख देते हैं तो भी अपान आई बराबर आर हो जाएगा, जो कि मैंने आपको ऊपर ओम के नियम में बताया था कि भी अपान आई बराबर आर होता है। तो आई होप आप सभी को ओम का नियम समझ में आ गया होगा। तो इति सिद्धम, तो यहाँ पर ये सिद्ध हो जाता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी के आधार पर ओम के नियम का निगमन किस प्रकार किया जाता है, और मैंने आपको यहाँ पर ओम का नियम प्राप्त करके बता दिया। तो यह आप सभी को पूरा डेरिवेशन समझ में आ गया होगा। जहाँ भी आपसे त्रुटि हो रही हो, जहाँ भी आपको समझ में नहीं आया हो, वहाँ पर आप फिर से जाकर देख सकते हैं। तो यदि आपको समझ में नहीं आया तो फिर से एक बार देख सकते हैं और आप अच्छे से समझ सकते हैं। पहले एक बार यदि नहीं समझ में आया तो आप पहले एक बार किताब पढ़िए अच्छे से, फिर इसके बाद वीडियो देखिए तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आई होप आप सबको ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ओम का नियम सब कुछ एकदम क्लियर हो गया होगा। तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि इस वीडियो को मैं बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहता। तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। जय हिंद।